नीलम का पति जब भी उसे अपनी माँ की सेवा का कहता तो नीलम कहती कि सास की सेवा करना बहुत बहू की जिम्मेदारी नहीं होती, मजबूरन बेटे को ही अपनी माँ की गंदगी साफ करनी पड़ती। नीलम जब खुद सास बनी तो जो बहू उसकी सेवा ना करती वो उसके अपने बेटे से तलाक करवा देती कि मैंने तुम्हें अपना कमाऊ बेटा दिया और तुम मेरी सेवा नहीं कर सकती। नीलम को अचानक कैंसर हो गया, उसके शरीर में बदसोर हो गए। बेटा बहू में से कोई भी आगे ना आता। तभी एक दिन बहू ने, जतिन का दिल जोरों से धड़क रहा था लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके नीलम का घूंघट उलट दिया और नीलम पर नजर पड़ते ही वह चौंक गया। कहाँ वो 28 साल का सावली सी शक्ल सूरत का आदमी और कहाँ नीलम जैसी इतनी सुंदर लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। जतिन को अपनी किस्मत पर विश्वास न आया। उसने जल्दी से जेब में मुंह दिखाई की अंगूठी निकाली और नीलम के हाथ में पहना दी। वैसे तो तुम हीरा की अंगूठी पहनाने के लायक हो, लेकिन माफ़ करना, मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं, जतिन ने शर्मिंदगी से कहा। तो दुल्हन बनी नीलम अचानक चमक कर बोली, अगर इतने ही गरीब थे तो फिर शादी क्यों की? मेरी जैसी सुंदर लड़की के लिए रिश्तों की कमी तो ना थी। फालतू माँ ने तुम्हारा रिश्ता स्वीकार कर लिया। उसकी बात पर जतिन को एक जोरदार झटका लगा, लेकिन उसने उसे नीलम की अदा समझकर नज़रअंदाज कर दिया। पहले ही दिन वो नीलम की सुंदरता से घायल हो चुका था। हनीमून पर ले जाने की उसकी जेब अनुमति ना देती थी, लेकिन फिर भी उसने लोगों से उधार लेकर नीलम की इच्छा पूरी की। वो उसे लेकर कश्मीर घुमाने गया, लेकिन कश्मीर पहुंचने के दूसरे दिन ही बुरी खबर उन्हें मिल गई। जतिन की माँ सीढ़ियों से गिरते हुए अपने कोले की हड्डी तोड़वा बैठी थी। जतिन धड़ाधड़ सामान पैक कर रहा था। उसे अपनी माँ की बहुत चिंता थी, लेकिन नीलम बहुत ही गुस्से से बिस्तर पर बैठी थी। ये सब तुम्हारी माँ के ड्रामे हैं ताकि हम लोग घूम फिर ना सकें। देखा नहीं था आने से पहले वो किस तरह कह रही थी कि उन्हें भी कश्मीर घूमने का बहुत शौक है। नीलम ने गुस्से भरे स्वर में कहा। उसे अपना हनीमून अधूरा छोड़ने का बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लोग वापस आए तो शांति देवी बिस्तर पर पड़ी करहा रही थीं। किसी पड़ोस वाले ने उनकी चीखें सुनकर उन्हें आकर उठाया था और जतिन को फ़ोन पर बताया था। जतिन के सिवा उनका और तो कोई था ही नहीं, ना कोई औलाद थी और ना ही पति जिंदा था जो उनकी सेवा करता। टूटी हड्डी के साथ वो यूं ही बिस्तर पर पड़ी बेटे और बहू की प्रतीक्षा कर रही थी। जतिन को देखते ही वो फूट फूट कर रो दी। माँ तुम चिंता मत करो, मैं आपको अभी अस्पताल ले जाता हूँ, जतिन ने कहा। लेकिन तभी नीलम ने अपना बैग जोर से ज़मीन पर पटका। पहले कुछ खाने को तो ला दे, बहुत भूख लग रही है। इतनी दूर का सफ़र करके आई हूँ और आप आते ही चले जाएंगे। नीलम की बात पर शांति देवी तो हक्का बक्का रह गई। जतिन को भी शर्मिंदगी से हुई, लेकिन वो नीलम से बहुत दबता था। खामोशी से उठकर पहले खाना लेने चला गया। शांति देवी को बहुत पीड़ा हो रही थी। वो एक बार फिर इंतज़ार करने लग गई। जतिन वापस आया तो नीलम खाना लेकर ऊपर चली गई। जतिन खुद बूढ़ी माँ को घसीटता हुआ बाहर एक रिक्शे में बिठाकर अस्पताल ले गया। कूल्हे की हड्डी बुरी तरह से टूट चुकी थी, कुछ वो कमज़ोर ज़्यादा थी और कुछ बुढ़ापे का भी असर था। डॉक्टर ने प्लास्टर तो लगा दिया, लेकिन ठीक होने के लिए एक लंबा टाइम बता दिया था। शांति देवी प्लास्टर लगी टांग और कूल्हे के साथ घर वापस आई तो बाथरूम जाने के भी काबिल न थी। जतिन अगले दिन ऑफिस चला गया। शाम 5 बजे वो वापस आया तो बेताबी से उसने नीलम को देखने के लिए नज़र उठाई, मगर वो कहीं नहीं थी। वो फ़ौरन अपनी माँ के कमरे में चला आया। माँ कैसी तबीयत है आपकी? जतिन ने आगे बढ़कर माँ को गले लगाना चाहा, लेकिन शांति देवी ने घबराकर हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। वहीं रुक जाओ जतिन, मेरे कपड़े ख़राब हो चुके हैं और बदबू भी आ रही है। शांति देवी की आवाज़ में शर्मिंदगी और आंखों में आंसू थे। जतिन हैरान रह गया। उसे याद आया कि माँ तो खुद बाथरूम जा ही नहीं सकती थी। जितना समय उनके प्लास्टर बंधा रहता, सरपाई पर उनकी गंदगी साफ करनी थी। वो घबराकर पलटा और अपने कमरे में चला आया, जहाँ नीलम शीशे के सामने खड़ी मेकअप कर रही थी। जतिन को देखते ही वो मुस्कुराकर पलटी। नीलम, मुझे तुम्हें बताना याद ही नहीं रहा, डॉक्टर ने कहा है कि माँ बाथरूम खुद नहीं जा सकती, तुम्हें ही उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, जतिन ने कहा। तो नीलम का मुस्कुराता चेहरा अचानक बदल गया। क्यों? ये किस किताब में लिखा है कि माँ बाप की सेवा बेटों के बजाय बहुएं करेंगी? मेरी तो ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है और वैसे भी वो इतनी भारी है, ना तो मैं उनका ख्याल कर सकती हूँ और ना ही उनकी गंदगी साफ कर सकती हूँ। मुझे बदबू से बहुत एलर्जी होती है, नीलम ने एक अदा से कहा। तो जतिन बहुत परेशान हो गया। लेकिन नीलम, अगर तुम उनकी सेवा नहीं करोगी तो फिर उनकी गंदगी कौन साफ करेगा? मेरे पास इतनी क्षमता नहीं कि मैं कोई नर्स रख सकूं, जतिन ने कहा। तो नीलम ने अपने कंधे उचका दिए। मैंने तो नहीं कहा था कि इतनी गरीबी में शादी करो। मेरे भी बहुत सारे सपने अधूरे रह गए। तुम्हारे जैसे सावली शक्ल सूरत और बड़ी उम्र के आदमी से शादी करके
अब तुम मुझे अपनी माँ की नौकरानी बनाना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। नीलम चिल्ला पड़ी तो जतिन एकदम घबरा गया। नीलम का मूड खराब हो ये उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। वो बेबसी से उल्टे पैरों चलता हुआ नीचे शांति देवी के कमरे में आ गया, जो अपनी हालत के कारण बहुत परेशान हो रही थी। उन्होंने जतिन से नीलम को पूछा, लेकिन जतिन ने शर्मिंदगी से सर हिला दिया। वो नहीं आ सकती माँ, उसकी तबीयत खराब है। वह माँ को इस हाल में छोड़ भी नहीं सकता था और नीलम को भी मजबूर नहीं कर सकता था। मजबूरन उसने आगे बढ़कर आंखें नीचे की और अपनी माँ के कपड़े बदलने लगा। शांति देवी शर्म से पानी पानी हो रही थी, लेकिन खुद सुबह से गंदगी में लथड़े परेशान हो चुकी थी। वो बस ये चाहती थी कि कोई उन्हें साफ कर दे। जवान बेटे ने जो उनके कपड़े बदलना शुरू किए और उनकी गंदगी साफ करनी शुरू की तो शांति देवी फूट फूट कर रोने लगी। खुद जतिन की हालत भी खराब हो रही थी, लेकिन नीलम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मज़े से बाहर गुनगुनाते हुए अपने लिए चाय बना रही थी। एहसान धरते हुए उसने जतिन के लिए भी चाय बना दी। जतिन माँ के कपड़े बदलकर कमरे में आया तो नीलम ने चाय की प्याली उसके सामने रखी। वो इसी में खुश हो गया। नीलम की इन छोटी छोटी चीज़ों पर वह खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगा था और ये भूल ही गया था कि उसने नीलम से अपनी माँ का ख्याल रखने को कहना था। नीलम तो बीमार शांति देवी की ओर देखना भी पसंद नहीं करती थी। वो कमरे में तड़पती रहती, रोती रहती, नीलम को आवाज़ें देती रहती, लेकिन वो मज़े से घर में घूमती फिरती रहती। जतिन से ज़िद करके उसने कामकाज के लिए एक कामवाली भी रखवा ली थी, लेकिन उस कामवाली को शांति देवी के पास जाने ही न देती। जतिन काम से वापस आता तो कमरे से शांति देवी के रोने और कराहने की आवाज़ें आ रही होती। वो दिल पर पत्थर रखकर कमरे में चला जाता और आंखें बंद करके माँ के कपड़े बदलने लगता, लेकिन दिन भर भूखा रहने के कारण वो अक्सर जो भी चीज़ हाथ लगती वो खा लिया करती थी। नीलम एहसान करते हुए घर में जो कुछ बना होता उनके सामने रख देती। उसे खाने से उनका पेट अक्सर ख़राब रहने लगा। जतिन आता तब तक उनके कपड़े यहाँ तक कि बिस्तर भी गंदा मिलता। वो खामोशी से सब कुछ साफ करता और माँ को नए कपड़े पहनाकर उनके सारे गंदे कपड़े और बिस्तर धो देता। कमरे में जाता तो नीलम कोई न कोई फरमाइश उसके सामने रख देती, लेकिन जतिन उसे कुछ ना कहता। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। शांति देवी चारपाई पर पड़ी दिन प्रतिदिन घुलती जा रही थी। उन्हें तो यही शर्म खाए जा रही थी कि किस तरह उनका जवान बेटा उन्हें ऐसी हालत में देख लेता है जिसमें वो खुद भी अपने आप को देखना न चाहती थी। वो दिन प्रतिदिन गुमसुम और चुप रहने लगी। जतिन के काम पर जाने के बाद वो जितनी मर्जी नीलम को आवाज़ें दे देती, नीलम कभी कमरे में झाँक कर न देखा था। एक दिन शांति देवी बिस्तर पर पड़े बुरी तरह से थक गई। उन्हें आज अपने दिल हल्का दर्द भी महसूस हो रहा था। बाहर नीलम मोबाइल पर किसी से हंसकर बातें कर रही थी। शांति देवी ने घबरा कर उसे 2-3 बार आवाज़ें दे डाली। नीलम जो फ़ोन पर बिजी थी, शांति देवी की आवाज़ों से बुरी तरह से झुंझला गई, इसलिए फ़ोन काटकर वहीं पटका और गुस्से में धंधनाते हुए अंदर कमरे में चली गई। क्या मुसीबत है बुढ़िया, क्यों चिल्ला रही हो? बदबू से कमरा भर रखा है और चाहती है कि मैं यहाँ आकर तेरी सेवा करूँ? ठेका नहीं ले रखा मैंने तेरी गंदगी साफ करने का। अपने काले बेटे से कहो वही आकर तेरे काम किया करे, मेरे हाथ खराब होते हैं तुझे छूने से। नीलम की बात में इतना जहर था कि शांति देवी दंग रह गई। नीलम तो कह के चली गई, मगर वो चारपाई पर लेटी आंसू बहाती रह गई। जब आज शाम के समय जतिन घर में आया तो असाधारण रूप से सन्नाटा था। आज शांति देवी के कराहने की आवाज़ें नहीं आ रही थी और न ही नीलम की। वो नीलम के लिए गोलगप्पे लाया था क्योंकि उसने फरमाइश की थी, इसलिए पहले नीलम के कमरे में चला आया। वो मज़े से कानों में हैंड फ्री लगाए गाने सुन रही थी। जतिन ने गोलगप्पे उसके सामने रखे तो बगैर कुछ कहे धड़ाधड़ खाने लगी। जतिन उल्टे पैरों वापस पलट आया। वो शांति देवी को देखने जा रहा था। जैसे ही शांति देवी के कमरे में गया, उसके होठों से एक चीख निकल गई। चारपाई पर शांति देवी अजीब हाल में पड़ी थी। उनकी आंखें खुली हुई थीं और शरीर आधा चारपाई के ऊपर था और आधा नीचे। जतिन लपक कर आगे आया, मगर उससे देर हो चुकी थी। शांति देवी न जाने किस समय भगवान को प्यारी हो चुकी थी। जतिन फूट फूट कर रोने लगा। उसके चीखने और रोने की आवाज़ें सुनकर नीलम नीचे उतर आई, लेकिन सास को मरा हुआ देखने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी न फैली। जतिन ने परेशान होकर मोहल्ले में सबको बता दिया कि उसकी माँ का देहांत हो गया है और फिर आकर नीलम से बोला, मोहल्ले की औरतें आने वाली हैं, मेरी माँ मर चुकी है, अब मैं इनके कपड़े नहीं बदल सकता, अभी तुम ही इन्हें साफ सुथरा करके चारपाई पर डाल दो। जतिन ने कहा तो नीलम ने बेजारी से सर झटका। मुझे तो लाशों को देखकर ही डर लगता है, वैसे भी मैंने कभी मुर्दे को हाथ नहीं लगाया। अगर तुम कहते हो तो मैं पड़ोस वाली को बुला लाती हूँ, वो इनके कपड़े बदल देगी। नीलम की बात पर जतिन दुख से उसे देखकर रह गया। फिर वो खुद ही पलटा और पड़ोसन के घर चला गया। थोड़ी देर के बाद पड़ोस वाली औरत ने आकर शांति देवी को साफ सुथरा किया और उन्हें चारपाई पर लिटा दिया। मोहल्ले की दूसरी औरतें आकर उन्हें देख रही थीं।
सभी अफसोस कर रहे थे मगर नीलम को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सास की लाश अभी घर में ही पड़ी थी कि वो ऊपर अपना बैग लिए नीचे उतर आई। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे अपने मायके जाना है, उसने जतिन से कहा। जतिन ने उसे रोकना चाहा लेकिन वो खामोशी से रिक्शे में बैठकर चली गई। उसे पता था घर में मेहमान जमा हैं, कहीं कामकाज न करना पड़ जाए। जतिन ने मोहल्ले वालों की मदद से ही माँ का क्रियाक्रम कर दिया। मेहमान आते रहे और खुद ही विदा होते रहे। शांति देवी के देहांत को 1.5 सप्ताह गुजरा तो जतिन जाकर नीलम को ले आया। उसके चेहरे से कहीं नहीं लगता था उसे शांति देवी की मौत से कोई फर्क पड़ा है। जतिन की सारी सैलरी वो अपने मेकअप और खाने पीने में उड़ा देती और घर का खर्च पूरा करने के लिए जतिन को हर महीने उधार लेना पड़ता। वो बहुत परेशान था मगर नीलम को कुछ कहने से उसकी हिम्मत ही न थी। दिन गुजरते रहे, शांति देवी की याद एक धुंधली सी तस्वीर बन गई। जतिन ने ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके वो घर के खर्चे पूरे करता रहा। कुछ समय बाद उसके हालात अच्छे हो गए। जल्दी नीलम ने उसे खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। जतिन की खुशी की सीमा न रही। नीलम पहले से ही घर की कोई काम न करती थी, अब तो बिल्कुल ही बिस्तर पर पड़ी रहती। जतिन ने उसे हथेली का छाला बनाकर रख लिया। घर के कामकाज के लिए कामवाली आती ही थी। नीलम सारा दिन मोबाइल चलाया करती। आखिर उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, लेकिन बेटे के जन्म के बाद ही जतिन को यह समाचार मिला कि नीलम ने डॉक्टर से कहकर अपना ऑपरेशन करवा लिया है। तुमने ये सब कुछ क्यों किया? सिर्फ एक बच्चा तो पूरी फैमिली नहीं होता, मुझे तो ज़्यादा बच्चे अच्छे लगते हैं, जतिन ने बेबसी भरे स्वर में कहा। तो नीलम गुस्से से चमककर बोली, मैंने ठेका ले रखा है क्या? तुम्हारे लिए बच्चे ही पैदा करती रहूं? उम्र देखी है अपनी, न तुम्हारी कोई शक्ल सूरत अच्छी है और न ही तुम्हारे पास मेरे खर्चे पूरे करने के लिए पैसे होते हैं। ज़्यादा बच्चे पैदा करके तुमने क्या करना है? और वैसे भी मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा, एक बच्चा ही बहुत है, नीलम ने घमंड से शीशे के सामने खड़े होते हुए कहा। बच्चा तो उसने पैदा कर लिया था, लेकिन वो उसकी ओर देखना भी गवारा न करती। वो रोता तो नीलम को बहुत गुस्सा आ जाता। वो दूध मांगता तो नीलम पाउडर वाले दूध का डिब्बा जतिन के सामने पटक कर कहती, इसे दूध पिलाकर चुप कराओ, मनहूस ने रो रो कर मेरे सर में दर्द कर रखा है। नीलम के अंदाज में ममता वाली कोई बात न थी, उसे सिर्फ अपने आप से प्यार था। जतिन रातों को जाग जाकर अपने बेटे को पालता। दिन गुजरते रहे, बच्चा बड़ा होता गया। नीलम ने अपने तौर तरीके न बदले। अब तो जतिन ने भी जैसे समझौता कर लिया था। उसका बेटा आरव माँ और बाप दोनों से ही बहुत प्यार करता था। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, यहाँ तक कि जतिन और नीलम का बेटा आरव 24 साल का हैंडसम नौजवान बन गया। काफ़ी मेहनत करके जतिन समय से पहले बूढ़ा लगने लगा था। आरव की शादी का समय आया तो नीलम ने बड़े आराम से अपनी सहेली की बेटी से उसकी शादी करने की फरमाइश कर दी। लेकिन आरव से भी तो पूछना चाहिए, उसकी भी कोई अपनी पसंद होगी। वो मुझे कह रहा था कि उसे अपनी पुजारी जी की बेटी आरती पसंद है, जतिन ने कहा। तो नीलम अचानक भड़क उठी, कोई ज़रूरत नहीं है उस पुजारी की बेटी को घर लाने की, ना उठने बैठने की तमीज़ है, ना बात करने की। आरव की माँ मैं हूँ, मैं ही फैसला करूँगी कि कौन मेरी बहू बनेगी, नीलम ने गुस्से से कहा और अगले दिन ही जाकर अपनी सहेली की बेटी से आरव की बात पक्की करके आ गई। आरव खामोश रह गया। माँ के गुस्से को वो जानता था, इसलिए उसने उनकी पसंद के आगे सर झुका दिया। कुछ महीनों बाद कविता दुल्हन बनकर आरव की ज़िंदगी में आ गई। कविता सीधी और अच्छी लड़की थी। आरव उसे पाकर खुश था, लेकिन शादी के दूसरे दिन सुबह से वो सो ही रहे थे जब कमरे के लॉक में चाबी लगने की आवाज़ आई। नीलम ने अपने पास रखी आरव के कमरे की चाबी से दरवाज़ा खोला और धड़ से अंदर आ गई। क्या बेशर्मों की तरह दिन चढ़े तक सो रही हो? कोई शर्म है तुम्हारे? अंदर की सास अपने कमरे में भूखी प्यासी पड़ी हैं, उठकर उनके लिए कोई नाश्ता ही बना दो। आखिर में तुम्हें ब्याह कर किस लिए लाई हूँ? नीलम चिल्लाकर बोली तो कविता हैरत से उसे देखने लगी। अभी तो सिर्फ 7 बजे थे। माँ जी, आप दरवाज़ा बजाकर अंदर आया करिए, इस तरह बिना पूछे किसी कमरे में आना बुरी बात है, कविता ने दबे दबे शब्दों में कहा। तो नीलम फट पड़ी, ज़बान चलाती है मेरे आगे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे आगे सवाल करे। तू मेरी सहेली की बेटी, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सर पर चढ़कर नाचे। घर से निकाल इसको आरव, इसने मेरी बेइज्जती की है। नीलम इस तरह चिल्लाई कि सोया हुआ आरव भी उठकर बैठ गया। कविता हक्का बक्का नीलम को देख रही थी, जिसने आसमान सर पर उठा लिया था। जतिन भी आरव के कमरे में जा पहुंचा। क्या बात है, क्या हंगामा मचाया हुआ है? जतिन ने पूछा तो नीलम फूट फूट कर रोने लगी। कविता ने मेरी बेइज्जती की है। उसने कहा है कि ये मेरी सेवा नहीं करेगी, बल्कि बजाय मुझे नाश्ता बनाकर देने के ये यहाँ सो रही है। नीलम चिल्ला चिल्लाकर कविता पर आरोप लगा रही थी। वो आंखें फाड़े नीलम को देख रही थी। आरव खुद बौखलाया हुआ था। आरव, अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो अभी और इसी समय इस लड़की को घर से निकाल, वरना मैं जहर खा लूंगी। नीलम तो जैसे जिद पर अड़ गई थी। आरव ऐसा बौखलाया कि उसने अगले ही पल कविता को घर से निकाल दिया और तलाक का नोटिस भी भिजवा दिया। शादी के दूसरे दिन घर उजड़ जाने पर कविता हैरान परेशान थी।
मगर नीलम मुस्कुरा रही थी। कविता खामोशी से अपना सामान लेकर चली गई। जो भी पूछता नीलम उसे यही कहती, कविता ने कहा था कि वो सास की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, इसलिए आरव ने उसे डाइवोर्स दे दी है। आरव शादी टूटने के बाद बिल्कुल बुझ सा गया था, मगर नीलम ने एक बार फिर उसके लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी। आरव अच्छी नौकरी पर था और हैंडसम था, इसलिए हर कोई ही उसे अपनी बेटी देने का इच्छुक था। नीलम हर घर में जाती, खूब अच्छी तरह खातिर करवाती और लड़की में कोई कमी निकाल कर उठ जाती। कई रिश्ते देखने के बाद आखिरकार उसने एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की को पसंद कर लिया। आरव से उसने शादी की तैयारी के लिए काफ़ी रुपए लिए, लेकिन लड़की को मामूली से कपड़ों और सोने के नाम पर कुछ ना दिया। लेकिन आरव फिर भी खुश था। निशा बहुत मासूम सी लड़की थी, नीलम से दबी दबी सी रहती थी। नीलम उसे सुबह सूरज निकलने से पहले उठा देती। हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की सूरज निकलने से पहले जागती है और घर में सबसे आखिर में सोती है। और ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे अभी बता दो। लेकिन निशा बुरी तरह घबरा गई। वो सुबह सवेरे जागकर सबके लिए नाश्ता बनाती, घर के काम काज करती, नीलम के पाँव दबाती, उसके सर में मालिश करती। लेकिन नीलम फिर भी उससे खुश ना थी। जब भी वो खाना बनाकर उनके सामने रखती थी तो नीलम उसमें कीड़े निकालती रहती। ये कैसा खाना बनाया है, हमारे घर में ऐसा खाना नहीं बनता, गरीबों को तो खाना खाने की भी तमीज़ नहीं, नीलम गुस्से से कहती। अब उसका बनाया हुआ खाना फेंक देती। निशा बेचारी खाने से उठकर उसके लिए दोबारा खाना बनाने लग जाती। जतिन में तो नीलम को कुछ कहने की हिम्मत न थी, लेकिन आरव को ये सब बहुत बुरा लगता। वो अपनी पत्नी की इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता था। एक दिन निशा बाथरूम में थी जब नीलम ने ज़ोर से उसे आवाज़ दी, मेरे लिए पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। नीलम चिल्लाई, लेकिन निशा ने बाथरूम में होने के कारण सुना नहीं। कई बार चिल्लाने के बाद भी निशा पानी लेकर ना आई तो नीलम चिल्ला कर आसमान सर पर उठा लिया। मैं भूखी प्यासी तड़प रही हूँ और ये लड़की मुझे जवाब देना गवारा नहीं करती। उसने इस बात का इतना हंगामा मचाया कि ऑफिस में काम करते आरव को घर आना पड़ा। जतिन भी घर आ गया। नीलम चिल्ला कर निशा के ऊपर आरोप लगा रही थी, जबकि वो हक्का बक्का ये सब सुन रही थी। इस बार भी नीलम ने आरव को इतना मजबूर किया कि उसने निशा को भी डाइवोर्स दे दी। नीलम संतुष्ट थी। उसने एक बार फिर आरव के लिए रिश्ते देखने शुरू किए, लेकिन अब आरव का दिल मुर्दा हो चुका था। अब की बार नीलम ने उसकी शादी की तो उसने पक्का फैसला कर लिया कि अब माँ को अपने मामले में नहीं बोलने देगा। शादी की दूसरी सुबह नीलम ने उसके कमरे में जाकर शोर मचाया तो आरव गुस्से से बोला, क्या बेशर्मों की तरह बेटी और बहू के कमरे में आ जाती हो, दरवाज़ा नॉक करके आया करो, और कोई ज़रूरत नहीं है इतनी सुबह मेरी पत्नी को जगाने की। जब हम उठेंगे तो नाश्ता भी कर लेंगे, अभी आप जाओ यहाँ से। आरव ने गुस्से से कहा तो नीलम हक्का बक्का नीचे उतर आई। उसे समझ आ गई थी कि अब आरव अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं देगा। लेकिन नीलम को ये नहीं पता था कि उसका बुरा समय शुरू हो चुका है। कुछ दिन गुजरे तो उसकी तबीयत लगातार ख़राब रहने लगी। उसने कई बार आरव से कहा, लेकिन उसने सुनी अनसुनी कर दी। वो माँ से तंग आ चुका था। जतिन आखिरकार नीलम को अस्पताल लेकर गया और वहां जाते ही उसे पता चला कि नीलम को कैंसर है, जो अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। नीलम को बीमारी ने ऐसा घेरा कि वो जो घमंड का चलता फिरता नमूना थी, बिस्तर की होकर रह गई। जतिन खुद बूढ़ा हो चुका था। उसकी देखभाल करने की कोशिश तो करता, लेकिन फिर असफल हो जाता। आरव ऑफिस से वापस आता तो घड़ी दो घड़ी माँ के पास रुककर हालचाल पूछ लेता, लेकिन इसके बाद पत्नी की प्यार भरी पुकार पर फौरन अपने कमरे की ओर चल देता। नीलम की दवाओं का खर्चा इतना ज़्यादा था कि जतिन को एक बार फिर कामकाज के लिए घर से निकलना पड़ा। हालांकि वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो नीलम के इलाज से हाथ उठाना नहीं चाहता था। मगर नीलम की बीमारी थी कि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। वो बिस्तर से उठने और हिलने डुलने के भी लायक ना रही। जतिन उसकी देखभाल करता रहा, लेकिन अब वो भी सुबह सवेरे काम पर चला जाता तो नीलम पूरा दिन तड़पती बहू को आवाज़ें देती रहती, लेकिन कमरे में झाँक कर भी ना देखती। एक दिन नीलम अपने बिस्तर पर लेटी थी कि उसे बाथरूम जाने की इच्छा हुई। लाख चाहने पर भी वो खुद को बिस्तर से ना हिला सकी। उसकी कमज़ोरी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कमरे के बाहर में उसकी बहू के घूमने फिरने और चहकने की आवाज़ें आ रही थीं। नीलम ने उसे आवाज़ दी, बहू ज़रा मुझे सहारा देकर बाथरूम तक ले जाओ, लेकिन बहू ने उसकी बात पर कोई ध्यान न दिया। नीलम ने एक बार फिर आवाज़ दी तो बहू गुस्से में कमरे में चली आई। क्या मुसीबत है माँ जी, क्यों शोर मचा रही हो? मुझे पता है ये भी तो तुम्हारा कोई ड्रामा होगा। किसी बहाने से मुझे बुरा साबित करोगे और फिर आरव का मुझसे झगड़ा करवा दो, जैसे पहले दोनों पत्नियों को घर से निकलवा दिया था। इसलिए मैं तो तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगी। वैसे भी तुम्हारे पास आकर मुझे बदबू आती है, बहू ने कठोरता से जवाब दिया तो नीलम हैरान रह गई। बरसों पुराने कई दृश्य उसकी आंखों के आगे जो घूमने लगे। बहू तो चली गई, लेकिन नीलम फूट फूट कर रो दी। उस शाम जब जतिन वापस आया तो नीलम गंदगी में सनी यूं ही अपने बिस्तर पर पड़ी थी। जतिन ने खामोशी से आगे बढ़कर उसके कपड़े बदल दिए, लेकिन नीलम अंदर से टूट चुकी थी।
यूं ही बिस्तर पर पड़े पड़े उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव बनने लगे। इलाज तो चल रहा था, लेकिन इलाज के बाद भी नीलम के इन घावों में कीड़े पड़ गए। बेटे और बहू ने नीलम का जब ये हाल देखा तो उसके कमरे में जाना भी छोड़ दिया। बहू तो अगर घड़ी 2 घड़ी के लिए उसके कमरे में आती भी थी, तब भी नाक पर दुपट्टा रखती। वो चाय पानी या खाने पीने की कोई चीज़ साइड टेबल पर रख देती और उल्टे पैरों कमरे से बाहर निकल जाती। नीलम उसे पुकारती रहती, लेकिन वो नीलम के पास ही ना आती थी। नीलम को अपनी वो 2 बहुएं याद आती जो सीधी और सुशील थी, लेकिन उसने अपने घमंड में उन्हें घर से निकलवा दिया। एक दिन नीलम की बहू अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ें नीलम के कमरे से आ रही थीं। जतिन और आरव दोनों ही घर पर न थे। ना चाहते हुए भी बहू उठी और धीरे धीरे चलती नीलम के कमरे के सामने अंदर आई। नीलम के फूट फूट कर रोने की आवाज़ें आ रही थीं। यूँ लग रहा था कि वो किसी से बात कर रही हैं। कमरे में तो कोई नहीं था। बहू हक्का बक्का रह गई। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। ठीक उसी पल जतिन और आरव घर के अंदर आ गए। उन्होंने भी जो नीलम के कमरे का दृश्य देखा तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि नीलम जख्मी शरीर के साथ अपने दोनों हाथ जोड़े छत की ओर देख रही थी और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, माँ जी मुझे माफ़ कर दें। जो व्यवहार मैंने आपके साथ किया, आज वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैंने अपनी सुंदरता के घमंड में ना कभी जतिन को इज्जत दी और ना ही कभी आपको, लेकिन आज मैं इस हाल में हूँ कि कोई मेरी ओर देखना भी पसंद नहीं करता। मुझे क्षमा कर दे। अगर आप मुझे क्षमा नहीं करेंगी तो मेरी जान भी नहीं निकलेगी। नीलम फूट फूट कर रोती हुई ऊपर देखते हुए माफ़ी मांगे जा रही थी। जतिन और आरव ये सब देखकर परेशान हो गए। सबको अंदाज़ा हो रहा था कि नीलम की मानसिक हालत ख़राब हो चुकी है। बीमारी के दुख ने उसे शायद पागल कर दिया है। जतिन का सर झुक गया। उसे अच्छी तरह याद आ गया था कि नीलम ने उसकी माँ के साथ क्या व्यवहार किया था, मगर वो कभी उसके सामने बोल न सका। हालांकि वो दिल ही दिल में ये बात स्वीकार करता था कि अगर नीलम उसकी माँ की सेवा करती तो शायद वो इतनी जल्दी भगवान को प्यारी ना होती। अचानक ही नीलम के दोनों हाथ चारपाई पर गिर पड़े और उसकी आवाज़ बंद हो गई। जतिन और आरव घबरा कर आगे बढ़े, लेकिन नीलम की आत्मा निकल चुकी थी। वहीं बिस्तर पर पड़े पड़े उसकी मृत्यु हो गई थी, मगर शायद उसकी परीक्षा अभी भी समाप्त न हुई थी। आरव की पत्नी ने तो हाथ खड़े कर दिए। मेरी तबीयत खराब है, मैं मौत वाले घर में नहीं रह सकती। थक हार कर आरव और जतिन ने मोहल्ले की औरतों को बुलाकर नीलम के क्रियाक्रम की तैयारी की। उसका अंतिम संस्कार करके जतिन और आरव घर आए तो वो दोनों ही दुखी थे, लेकिन जतिन को महसूस हो रहा था कि जो कुछ नीलम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में किया था, आखिर में वो उसका पूरा हिसाब चुका कर गई है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।